हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 1, आज इसी चैप्टर से संबंधित मैं आपको इस वीडियो में 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था। मतलब जो फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? पहला ऑप्शन है आपका ब्लड एंड आयरन है, दूसरा आपका है यूनिटी, यूनिटी एंड ड्यूटी, तीसरा है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, चौथा है राष्ट्र और समृद्धि। तो ये पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका प्रसिद्ध नारा क्या था, उसका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो पहला ऑप्शन में आपका ब्लड एंड आयरन, दूसरे ऑप्शन में यूनिटी एंड ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और चौथा आता है राष्ट्र और समृद्धि। तो इन चारों में से कौन सा नारा था जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर सी। इस बात को ध्यान दीजिए, आंसर सी। कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति में जो प्रसिद्ध नारा था उसका नाम क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। दोस्तों लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना आम जीवन जी सकता है और वह स्वतंत्र हो। कुछ मतलब ऐसे समझिए, बोलने के लिए स्वतंत्र हो, सभा करने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब लिबर्टी का मतलब ही होता है कि स्वतंत्रता। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला आता है कि इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है दोस्तों समानता, सभी को एक समान नज़र से देखा जाए, ऐसे समझिए। तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, अपनापन। तो इस बात को ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति का जो प्रसिद्ध नारा था वो आपका लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी था। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1848 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1871 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1914 में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1939 में। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो 1848 या फिर 1871 में से कोई एक होगा, कोई एक ही होगा ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जर्मन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुआ था 1871 ईस्वी में। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई। तो इस बात को ध्यान देना है आप लोग को। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? एक बात आप ध्यान दीजिए, यंग इटली संगठन कहे या फिर यंग इटली सोसाइटी कहे, यंग इटली संगठन या फिर यंग इटली सोसाइटी, ये दोनों का एक ही मतलब है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब आपको कहे यंग इटली सोसाइटी या फिर यंग इटली संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है यंग इटली सोसाइटी या संगठन की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, दूसरा है मेटरनिक, तीसरा है मेजनी, चौथा है नेपोलियन। तो कहने का मतलब इन चारों में से कौन यंग इटली संगठन या यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी? तो पहले ऑप्शन पे बिस्मार्क, दूसरे पे मेटरनिक, तीसरे पे मेजनी और चौथे पे आपका आता है नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेजनी। इस बात को ध्यान दीजिए, मेजनी कुछ किताबों में दोस्तों, कुछ किताबों में मेजनी को मेजनी वनली केवल मेजनी ही लिखा रहता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मेजनी रहे या फिर मेजनी। तो इस बात को ध्यान दीजिए, इसका दोनों मतलब दोनों जो नाम है एक ही पर्सन का नाम है, मेजनी कहें या फिर मेजनी, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो यंग इटली सोसाइटी का स्थापना मेजनी किया। अगला प्रश्न आता है, किस घटना को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत माना
जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद, यदि आप देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान कर रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद कहलाएगा। आप यदि सड़क पर चल रहे हैं, कंकड़ पत्थर यदि सड़क पर है, यदि उसे उठाकर आप किनारे कर दिए तो वह आपका क्या होगा, राष्ट्रवाद होगा। आप हर व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं तो यह क्या होगा, राष्ट्रवाद। आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं तो यह क्या होगा, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है जहां पर एक समुदाय, एक धर्म और आपस में लोग का अपनापन, भाईचारा हो, तो वही आपका क्या होता है, राष्ट्रवाद। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो किस घटना को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें दोस्तों जर्मनी का एकीकरण, दूसरा आता है इटली का एकीकरण, तीसरा आता है फ्रांस की क्रांति और चौथा आता है वियना कांग्रेस, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह पहला है जर्मनी का एकीकरण, दूसरा इटली का एकीकरण, तीसरा फ्रांसीसी क्रांति, चौथा है आपका वियना कांग्रेस। तो किस घटना को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत मानी जाती है, तो वह आपका है फ्रांस की क्रांति। वह आपका क्या है, फ्रांस की क्रांति। दोस्तों फ्रांस की क्रांति के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूं, इस बात को ध्यान दीजिए। और जितना भी सीरीज दे रहे हैं आप केवल देखते चले जाइए, तो हमारी गारंटी है कि बोर्ड का परीक्षा हो और इससे प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस आप लोग को पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखना है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था, किस घटना को लेकर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो वह आपका फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, 1789 ईस्वी में। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इस बात को ध्यान दीजिए, 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है। बिस्मार्क की नीति क्या थी, या बिस्मार्क किसका विचारक था, ऐसे समझिए। तो बिस्मार्क की जो नीति थी वो आपका, नीति जो उसकी थी वो आपका था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन ही बिस्मार्क क्या थी, नीति थी, इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें पहला आता है यंग यूरोप, दूसरा आता है सैन्य लोकतंत्र, तीसरा आता है ब्लड एंड आयरन, चौथा आता है नेशनल कैपिटलिज्म। तो जो बिस्मार्क की नीति कहलाती है वह है आपका कहलाती है ब्लड एंड आयरन। तो इस प्रश्न का तीसरा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आता है इटली का प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। इटली का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। तो इटली का प्रथम प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा आता है काउर, तीसरा मेटरनिख, चौथा आता है मेजनी। तो इटली का जो प्रथम प्रधानमंत्री बना दोस्तों, वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काउर ने इटली का प्रथम प्रधानमंत्री बना था, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो इटली का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना, तो इटली का प्रथम प्रधानमंत्री आपका बना, कौन बना, यहां पर काउर ने बना। आगे तो अगला प्रश्न है, यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या माना जाता है। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा साझा संस्कृति और साझा इतिहास, चौथा आता है हथियार और सेना। तो जो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार था दोस्तों, वह आपका था साझा संस्कृति और साझा इतिहास। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर वो ऑप्शन सी आपका साझा संस्कृति और साझा इतिहास, यही राष्ट्रवाद का मुख्य आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है लाल शर्ट सेना किसकी थी। पहला ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, दूसरा काउर, तीसरा मेजनी, चौथा गौरीबाल्डी। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जो लाल शर्ट सेना थी वो आपका किसका था, वो आपका था गैरीबाल्डी का। तो लाल शर्ट की सेना के नाम से किसकी सेना को जानते हैं, तो गैरीबाल्डी, इस बात को ध्यान दीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इटली का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इटली का प्रथम प्रधानमंत्री आपका था गैरीबाल्डी। और एक प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि इटली के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था। तो आपका क्या था, गैरीबाल्डी। और एक प्रश्न पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो जर्मनी के एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क ने किया था, और जर्मनी का एकीकरण करने में उसको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वो सब मैं आगे किसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं बता दिया हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है बस बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना। और
25 से 30 है हमारा, तो इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, मेन पर्पज है यही सॉल्व करना। और हाँ, एक हमारा सजेशन है दोस्तों, कई बार होता क्या है, आप लोग चैनल पर आते हैं लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते। यदि पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वीडियो को अंत तक आप देखो। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, आप ऐसे यदि ये बस ऐसे देखकर और बस वैसे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यदि वीडियो पे आप अंत तक आते हो तो सबसे पहले वीडियो को आप देखो, वीडियो को देखो, समझो कि उसमें है क्या, तो इस बात को ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, आएगा आगे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद किस विचार से जुड़ा है। राष्ट्रवाद किस विचार से जुड़ा है? पहला है ऑप्शन आपका साम्राज्यवाद, दूसरा समान साझा, दूसरा है आपका समान भाषा संस्कृति और पहचान, तीसरा है आपका जातिगत भेदभाव, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। तो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो आपका जुड़ा है समान भाषा और समान संस्कृति और पहचान से, इस बात को ध्यान दीजिए। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है दोस्तों, जहां पर समान भाषा समान संस्कृति का विवरण दिया जाए, वही आपका क्या होता है राष्ट्रवाद। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रवाद का विचार है वो किससे जुड़ा है? समान भाषा संस्कृति और पहचान से। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना आपके, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1815 में, दूसरा ऑप्शन है 1792, तीसरा है 1848 में, चौथा आता है आपका 1871 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 1792 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 1792 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आता है, नेपोलियन की कानून प्रणाली किस नाम से प्रसिद्ध है? जो नेपोलियन की कानून प्रणाली है दोस्तों, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका मैग्ना कार्टा, दूसरा है जर्मन रिवोल्यूशन, दूसरा है आपका जर्मन रिवोल्यूशन, तीसरा है आपका नेपोलियन कोड और चौथा आता है आपका यूनियन बल। तो नेपोलियन की कानून प्रणाली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह आपका होगा नेपोलियन कोड से, नेपोलियन कोड से ही प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो नेपोलियन की कानून प्रणाली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका है नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। नेपोलियन की कानून प्रणाली है तो नेपोलियन कोड, तो ये तो ऑप्शन में आप देखकर बता देंगे, हाँ इसका ऑप्शन क्या होगा? नेपोलियन कोड। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस में किस शासन ने राष्ट्रवाद को मजबूती दी? फ्रांस में किस शासक ने राष्ट्रवाद को मजबूती दी? पहला ऑप्शन है हिटलर, तो हिटलर तो फ्रांस का था नहीं, तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हिटलर तो जर्मनी से बिलोंग करता था। तो पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा है चर्च शासन, तीसरा है रूसो, चौथा है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही फ्रांस में जो राष्ट्रवाद था इसको मजबूती दिया था, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न आता है कि टैनेसबर्ग युद्ध किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है फ्रांस का उदय, दूसरा है जर्मनी के एकीकरण, तीसरा है आपका रूस का विस्तार और चौथा है आपका इटली का एकीकरण। तो जो आपका टैनेसबर्ग युद्ध है ये आपका जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। जो टैनेसबर्ग युद्ध है ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, इस बात को ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है जी। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है जर्मनी का प्रथम प्रधानमंत्री। जैसे अभी हम आपको जस्ट पहले बताएं कि इटली का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इटली का प्रथम प्रधानमंत्री गैरिबाल्डी था और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जर्मनी का प्रथम प्रधानमंत्री, तो जर्मनी का प्रथम प्रधानमंत्री इसमें आपका पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा है गैरिबाल्डी, तीसरा है मेजनी, चौथा है सभी। तो इसमें जो जर्मनी का प्रथम प्रधानमंत्री था वो आपका था बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न, जोलवरीन किससे संबंधित है? जोलवरीन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका सेना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा योजना, तीसरा ऑप्शन है व्यापार संघ या फिर जिसे अंग्रेजी में कस्टम यूनियन कहते हैं। व्यापार संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कस्टम यूनियन। चौथा है ऑप्शन आपका कृषि संघ। तो जोलवरीन किससे संबंधित है? तो जोलवरीन दोस्तों आपका ऑप्शन सी से संबंधित है, मतलब व्यापार संघ से संबंधित है।
तो ज्वेलरीन किससे संबंधित है? व्यापार संघ, जिसे अंग्रेजी में कस्टम यूनियन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रों का वसंत स्प्रिंग ऑफ नेशन, राष्ट्रों का बसंत स्प्रिंग ऑफ नेशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा ऑप्शन है आपका 1799, तीसरा ऑप्शन है आपका 1848, चौथा ऑप्शन है आपका 1871। तो राष्ट्रों का बसंत स्प्रिंग ऑफ नेशन ये किस वर्ष में हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए आपका 1815 में। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है, पहला है आपका जाति भेदभाव, तो राष्ट्रवाद में जाति भेदभाव नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक एकता, तो इसमें धार्मिक एकता भी नहीं होता है। तीसरा आपका होता है देशभक्ति भावना, तो देशभक्ति भावना आपका सही होगा। राष्ट्रवाद में राजा का शासन नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना क्या है? राष्ट्रवाद की भावना है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति भावना। अगला प्रश्न आता है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य, पहला ऑप्शन है जर्मनी का एकीकरण, दूसरा है औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना, तीसरा है यूरोप में राजतंत्र पुनः स्थापित करना, चौथा है उपनिवेशों की स्वतंत्रता। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो आपके था यूरोप में राजतंत्र पुनः स्थापित करना। इस बात को ध्यान दीजिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में राजतंत्र पुनः स्थापित करना। अगला प्रश्न आता है, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस आपका दोस्तों, पहला ऑप्शन 1815, दूसरा ऑप्शन 1848, तीसरा 1914 और चौथा है आपका 1871। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो वियना कांग्रेस हुआ दोस्तों, वह आपका कब हुआ? तो वह आपका 1848 ईस्वी को वियना कांग्रेस हुआ था, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक, हम सभी को पता है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न आता है, बिस्मार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिस्मार्क को अन्य जो नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आयरन मैन ऑफ जर्मनी, आयरन मैन ऑफ जर्मनी। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आयरन मैन ऑफ जर्मनी, ये बिस्मार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी में आयरन मैन ऑफ जर्मनी, हिंदी में इसे कहते हैं जर्मनी का लौह पुरुष। अगला प्रश्न आता है, बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए किस राजा के साथ कार्य किया? तो आपके हैं विलियम कैसर। तो इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब किस बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, किस राजा के सहयोग से? तो आपके कैसर विलियम है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। तो यदि आप वीडियो में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।